हेलो दोस्तों, आज है 22 नवंबर 2025 दिन शनिवार का। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए काफी सारी काम की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जानेंगे। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम हर रोज ऐसे ही ताजा खबरें, बड़ी बड़ी खबरें देखते रहे। सबसे पहले आप देखिए एक और भविष्यवाणी, साल के अंत तक एक और महामारी दस्तक दे सकती है। आपको पता ही है साल 2025 खत्म होने वाला है और ऐसे में इस साल के अंत को लेकर की गई कुछ भविष्यवाणियों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर एक बार फिर से खींचा है। यानी ये साल का अंत कैसा होगा, इसको लेकर महान भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों का विशेषज्ञ भी विश्लेषण कर रहे हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है कि नास्ट्रेडमस ने साल 2025 के अंत से पहले एक और महामारी के दस्तक देने की भविष्यवाणी की है। द मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक नास्ट्रेडमस की ये भयानक भविष्यवाणियां इंग्लैंड में युद्ध, ग्रह पर उल्का पिंडों के गिरने और एक और महामारी का संकेत दे रही है। और ऐसे में जैसे जैसे साल 2025 समाप्त हो रहा है, मानवता के विनाश के बारे में सबसे प्रसिद्ध भविष्यवाणी के वास्तविकता में बदलने के डर से लोग सहमे हुए हैं। इंटरनेट पर नास्ट्रेडमस के बारे में भविष्यवाणियों को लेकर भी काफी सारा मटेरियल अवेलेबल है। इधर आप देखिए चीन रोबोट आर्मी बना रहा है और इंसान इनसे कैसे लड़ पाएंगे, जब दुनिया अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में जुटी हुई है और ऐसे वक्त में चीन रोबोट आर्मी खड़ी कर रहा है। और दोस्तों, ये दुनिया को चौंकाने वाला सबसे बड़ा कदम आप देख सकते हैं। चीन की जनसंख्या साल 2022 से लगातार घट रही है और इसलिए चीन अभी रोबोट सेना बनाने की तैयारी में है। चीन ने श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए 2024 में 2,95,000 औद्योगिक रोबोट भी इंस्टॉल किए थे। और अब दोस्तों, सवाल सबसे बड़ा ये बन रहा है कि चीन की इस रोबोट आर्मी का मुकाबला आम इंसानों वाली सेना कैसे कर पाएगी। ये रोबोट AI संचालित होंगे। चीन के रोबोटों की संख्या दुनिया भर के नए रोबोटों से 50% अधिक है और कुल 3 लाख से ऊपर रोबोट आर्मी। और तो और आपको बताएं, रोबोट चीन के कारखानों में भी अभी 24 घंटे 7 दिन मदद कर रहे हैं। और तो और आपको बताएं, चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना में भी रोबोटिक्स को प्रमुख प्राथमिकता दी गई है। तो ये भी बेहद ही चौंकाने वाला अपडेट है। इधर आप देखिए पीएम मोदी G20 में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंच गए। एयरपोर्ट पर कलाकारों ने लेट कर स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 3 दिन के दौरे पर साउथ अफ्रीका पहुंचे और वे यहाँ पर G20 समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 21 से 23 नवंबर तक साउथ अफ्रीका में रहने वाले हैं। पीएम मोदी के साउथ अफ्रीका दौरे से जुड़ी 7 अलग अलग तस्वीरें भी आपको यहाँ दिखाई गई है। पीएम मोदी ने G20 से इतर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा हुई है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप बांग्लादेश में 5.7 की तीव्रता का भूकंप आया। 6 लोगों की जानें चली गई, 200 घायल हो गए। बांग्लादेश में शुक्रवार सुबह करीब 10:08 के लगभग जो भारतीय समय है, इसके मुताबिक 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। एक 10 मंजिला इमारत तक दूसरी तरफ झुक गई। और तो और बांग्लादेश आयरलैंड इंटरनेशनल क्रिकेट मैच भी कुछ देर के लिए रोक दिया गया। बांग्लादेश में शुक्रवार को आए भूकंप में 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये इमारत देखिए आप, जो भूकंप की वजह से टेढ़ी हो गई। इधर बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। किशनगंज, अररिया में लोग घरों से बाहर निकला है। सब लोग कह रहे थे कि सब कुछ हिल रहा था। किशनगंज और अररिया में भी शुक्रवार सुबह 10 बजे के करीब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारत का तेजस फाइटर जेट दुबई एयर शो में क्रैश हो गया। पायलट की भी जान चली गई। पायलट हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले थे। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ। बहुत ही दर्दनाक घटना रही। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई और हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं का गुब्बार दिखा गया। एयरफोर्स ने बताया कि हादसे में पायलट की भी जान चली गई। क्रैश के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। वायुसेना का तेजस जेट क्रैश होने की यह दूसरी घटना रही। इससे पहले साल 2024 में राजस्थान के पोखरण में युद्धाभ्यास के दौरान इंजन फेल होने की वजह से तेजस क्रैश हुआ था। ये तस्वीर में भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। इधर यूक्रेन जंग को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का 28 पॉइंट का प्रपोजल आया। जेलेंस्की को अपनी जमीन छोड़नी होगी, सेना भी घटानी होगी और बदले में मिलेगी सुरक्षा गारंटी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए 28 सूत्रीय शांति फ्रेमवर्क तैयार किया है और ये फ्रेमवर्क अमेरिकी सेना सचिव ड्रेन ड्रिस्कोल के यूक्रेन यात्रा के दौरान सामने आया। खबरों के मुताबिक इसमें यूक्रेनी सुरक्षा गारंटियों का जिक्र है, लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन से जमीन छोड़ने, सेना की संख्या कम करने और नाटो को यूक्रेन में सैनिक भेजने से रोकने की भी मांग की गई है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। इधर आप देखिए CI गवाई ने कहा कि 40 साल की यात्रा से बेहद संतुष्ट हूँ। कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना है। 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CI BR गवाई का शुक्रवार को आखिरी वर्किंग डे था। SIR के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने EC से जवाब मांगा है। केरल सरकार ने प्रक्रिया रोकने की मांग की है। वहीं तमिलनाडु और बंगाल भी अर्जी लगा चुके हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने SIR के खिलाफ दायर केरल सरकार की याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई अब 26 नवंबर तय हुई है। इधर चीन और जापान तनाव से इंडियन सी फूड की डिमांड भी बढ़ रही है। अमेरिकी टैरिफ झेल रहे एक्सपोर्टर्स के शेयर 10% तक चढ़ गए। आपको बताएं, चीन और भारत के बीच ताइवान को लेकर बढ़ते तनाव का सीधा फायदा भारत को भी मिल रहा है। आपको
बताएं, चीन ने बुधवार को जापान से आने वाले सभी सी फूड जैसे मछली, झींगा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। चीन के इस फैसले से अब उसके मार्केट में सी फूड की कमी का खतरा भी पैदा हो गया है और इसे पूरा करने के लिए अब वह भारत जैसे देशों की तरफ तेजी से रुख कर रहा है और इसके चलते भारतीय सी फूड कंपनियों के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली है। तेलंगाना की अवंती फीड्स के शेयर तो करीब 10% तक चढ़ गए। अच्छा, इसके अलावा लगातार हम आपको अपडेट तो बताते ही है, डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी खबरें भी बताते हैं। फिलहाल ये ताजा अपडेट आ रहा है ईडी को लेकर। फर्जी सम्मन और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए ईडी ने सम्मन जारी करने का तरीका बदला है। ईडी ने सम्मन जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए चेतावनी भी जारी की है और लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा है। फर्जी सम्मन और डिजिटल अरेस्ट के मामले रोकने के लिए कदम उठाया गया। आप देखिए, ईडी डिजिटल गिरफ्तारी या ऑनलाइन गिरफ्तारी कभी भी नहीं करता है। ईडी ने आम जनता को फर्जी सम्मन को लेकर भी सतर्क रहने की सलाह दी है। आज के दिनों में क्या हो रहा है दोस्तों, ठग जो लोग हैं, बदमाशी करने वाले जो लोग हैं, वो ईडी के नाम पर नकली सम्मन और नोटिस भेजकर लोगों से ठगी और वसूली करने की कोशिशें कर रहे हैं और ये फर्जी सम्मन भी असली सम्मन की तरह ही दिखते हैं और आम लोगों के लिए असली और नकली सम्मन में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। अब आप देखिए, सम्मन को जांच करने के 2 तरीके ईडी ने बताए हैं। QR कोड स्कैन करके आप असली और नकली के बीच का फर्क पता कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर भी आप जांच कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। आजकल के डिजिटल जमाने में सावधान और सतर्क रहना जरूर बनता है। इधर आप देखिए, डिजिटल अरेस्ट का शिकार बने इंदौर के एक रिटायर्ड अधिकारी। मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर 4 करोड़ 32 लाख रुपए ठग लिए गए। सेवानिवृत्त मेडिकल अधिकारी को 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट कर उनके साथ 4 करोड़ 32 लाख रुपए की ठगी का यह मामला सामने आया। ठग गैंग ने ट्राई का अफसर बनकर पीड़ित को फोन किया था और मुंबई में 538 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके लिप्त होने की धमकियां दी थी। इधर बेंगलुरु में भी एक रिटायर्ड कर्नल से 56 लाख की ऑनलाइन ठगी हो गई। पुलिस अफसर बनकर डराया और RBI वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे ट्रांसफर करा लिए। बेंगलुरु में 83 साल के एक रिटायर्ड आर्मी कर्नल के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। ठगों ने मुंबई पुलिस अफसर बनकर पूछताछ की, बैंक की डिटेल मांगी और 56 लाख रुपए से ज्यादा हड़प लिए और ये सब कुछ RBI वेरिफिकेशन के नाम पर कराया गया। पुलिस अब जांच कर रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब जापान के इस कदम से भड़क गया चीन, कहा कि नतीजे गंभीर होंगे। वैसे आपको ये पता है कि चीन और जापान में तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पहले ताइवान के मुद्दे पर टेंशन बढ़ी, अब जापान के एक फैसले ने चीन को और भड़का दिया है। चीन ने जापान के इस कदम को बेहद खतरनाक संकेत बताते हुए कड़ी चेतावनी भी दे डाली है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने जापान पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि टोक्यो अब हथियारों के निर्यात पर कोई भी लगाम नहीं रख रहा है। चीनी सैन्य विशेषज्ञ ने इसे खतरनाक प्रतिक्रियाओं को जन्म देने वाला कदम बताया। दरअसल जापान ने भी हाल ही में एक नीति बदली है और अब हथियार भेजना आसान होगा। बड़ी खबर आ रही है, अब दुनिया को नए संयुक्त राष्ट्र की जरूरत। राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर के संघर्षों में नहीं दिखी UN की सक्रिय भूमिका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इजराइल, हमास, यूक्रेन, रूस और अफ्रीका के कई हिस्सों में चल रहे संघर्षों के बावजूद भी UN की सक्रियता नहीं दिखी। उन्होंने कहा कि आज विश्व को एक नए संयुक्त राष्ट्र की जरूरत है जिसमें नई संस्था नहीं बल्कि नई ऊर्जा, कार्यशैली और दृष्टिकोण शामिल हो। इधर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने पूछा कि ताजमहल बनाने मजदूर कहां से आए। गर्लफ्रेंड के साथ डायना बेंच पर फोटो भी खिंचवाई, मकबरा भी देखा। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर पहली बार ताजमहल देखने पहुंचे थे। अब आपको बताएं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर शुक्रवार शाम को उदयपुर पहुंच गए और वे यहां पर 23 नवंबर को होने वाले रॉयल वेडिंग समारोह में शामिल होंगे। द लीला पैलेस में वो ठहरेंगे। 21 से 23 नवंबर तक उनके और अन्य मेहमानों के लिए होटल के सभी 82 कमरे और 3 लग्जरी स्वीट बुक किए गए हैं। वैसे आपको बताएं, ट्रंप जूनियर महाराजा स्वीट में ठहरेंगे जहां पर एक दिन का किराया 10 लाख रुपए के लगभग होता है और इसके साथ ही रॉयल स्वीट भी बुक किया गया जिसका किराया 7 लाख रुपए है। बड़ी खबर देखिए, फोन आने पर कॉलर का वेरीफाइड नाम दिखेगा। सरकार ने ट्रू कॉलर जैसे सिस्टम CNAP की टेस्टिंग शुरू की है। टेलीकॉम कंपनियां एक्टिवेट कर रही है सिस्टम। अगर आपके फोन पर कॉल आने पर कोई अनजान नाम दिखने लगे तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं है तो आपको घबराना नहीं है। ये कोई गड़बड़ या ग्लिच नहीं है, ये भारत सरकार का नया CNAP सिस्टम है जिसकी टेस्टिंग हमारे देश में भी कुछ हिस्सों में शुरू हो गई है और टेलीकॉम कंपनियां भी इस सिस्टम को धीरे धीरे एक्टिव कर रही है। यानी अब आने वाले समय में आपको जल्द ही सबसे पहले कॉलर का आधार से लिंक वेरीफाइड नाम आपको दिखाया जाएगा। हालांकि ये सुविधा डिफॉल्ट होगी। अगर कोई यूजर इस तरह की सुविधा नहीं चाहता तो कोई दिक्कत नहीं, इसे डीएक्टिवेट भी कर पाएंगे। इधर देखिए, आप 20 साल बाद नीतीश के पास गृह मंत्रालय नहीं, बीजेपी के सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। फाइनेंस JDU के पास, मंगल पांडे फिर स्वास्थ्य मंत्री। नीतीश मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव किया गया है। 20 साल बाद नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ा है और ये विभाग अब बीजेपी के पास चला गया है। डिप्टी CM सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। बीजेपी ने वित्त विभाग JDU को दिया है। विजेंद्र यादव ऊर्जा के साथ साथ वित्त विभाग का जिम्मा भी देखेंगे। पहली बार मंत्री बनी नेशनल शूटर श्रेयसी सिंह को खेल विभाग दिया गया है। शुक्रवार देर शाम को 26 मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए। नई सरकार के गठन के बाद नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक 25 नवंबर को होगी जिसमें सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। बिहार में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। महिला प्रदेश अध्यक्ष सरवत जहां ने इस्तीफा दे दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह तेज हो गई है। पार्टी की प्रदेश महिला अध्यक्ष सरवत जहां फातिमा ने इस्तीफा देते हुए गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने
महिला प्रतिनिधित्व में कमी और पारंपरिक टिकट वितरण से अलग फैसले को इस्तीफे का मुख्य वजह बताया। बिहार की जीत से चिराग का जोश हाई है, कहा कि बंगाल, पंजाब और यूपी में भी पार्टी का विस्तार करूंगा। 28 नवंबर को स्थापना दिवस और जनवरी में राज्यव्यापी यात्रा की भी घोषणा की गई है। इधर चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है, वेबसाइट पर आसानी से नाम मिल जाएगा। चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने 2003 की मतदाता सूची से नाम खोजने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया के मद्देनजर ये कदम उठाया। आयोग की वेबसाइट पर अब वोटर को अपना नाम, राज्य और माता पिता का नाम लिखना होगा और इतना कर देने से आपको 2003 की मतदाता सूची में जहां पर भी आपका नाम है तुरंत खुलकर सामने आ जाएगा। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर भी ये जानकारी दी है, ट्वीट करके ये जानकारी दी गई। आप देखिए, वहीं आप देखिए यूरोप में जल्द ही यूपीआई से भुगतान हो पाएगा। आरबीआई ने टीआईपीएस से जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस सुविधा से यूरोप जाने वाले भारतीयों को यूपीआई के माध्यम से आसानी से भुगतान करने में मदद मिलेगी। ये कदम भारत और यूरोप के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देगा और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, नया नियम है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2 पहिया वाहनों पर बच्चों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को चाइल्ड साइज हेलमेट और सुरक्षा हार्नेस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। यह आदेश एक जनहित याचिका पर आया जिसमें बच्चों के लिए सही साइज के हेलमेट की उपलब्धता पर जोर दिया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट का यह बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। बच्चों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया है, यानी अब बच्चों के लिए भी 2 पहिया वाहनों पर हेलमेट जरूरी होगा। इधर आप देखिए, मेडिकल कॉलेजों में एंटी नेशनल गतिविधियों पर रोक लगेगी। एनएमसी की नई गाइडलाइन तैयार हुई है। अभी हाल ही में दिल्ली में जिस तरह से ब्लास्ट हुए थे और अल फलाह यूनिवर्सिटी के कुछ डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद इस तरह के कदम उठाए गए हैं। भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भिड़ेंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रही है। इधर आप देखिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी या फिर उनके वकील शुक्रवार को भी वाराणसी कोर्ट नहीं पहुंचे और इस वजह से उनके एक मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। अब 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। दरअसल राहुल गांधी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान राम को काल्पनिक कहने का आरोप है और इस मामले में वकील हरिशंकर पांडेय ने पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई बातें सिर्फ इतिहास नहीं, भारत की बदलती सोच का रिकॉर्ड है। जो कोई भी देश की लोकतांत्रिक यात्रा को समझना चाहता है उसके लिए उनके शब्द एक शक्तिशाली दिशा सूचक है। राहुल गांधी की टिप्पणी जवाहरलाल नेहरू के चुने हुए कामों के डिजिटाइजेशन के पूरा होने पर आई। दरअसल आपको बताएं, जवाहरलाल नेहरू के चुने हुए काम अब 100 वॉल्यूम के पूरे सेट के साथ एक वेबसाइट पर ऑनलाइन कर दिए गए। nehruarchive.in देश के पहले प्रधानमंत्री से जुड़े लगभग 35,000 डॉक्यूमेंट्स और लगभग 3,000 इलस्ट्रेशन इसमें अवेलेबल है जिन्हें डिजिटाइज किया गया है और इन्हें आप फ्री में डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। यानी नेहरू जी के कामों की ऑनलाइन लाइब्रेरी आज से लाइव हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, हमास जैसे हमलों की साजिश रच रहा था जैश। कश्मीरी अस्पतालों में हथियारों का ठिकाना बनाने की तैयारी थी। 1990 के बाद ऐसा पहली बार देखने को मिला। आतंकी 1990 में हॉस्पिटलों का हथियारों के ठिकानों के रूप में इस्तेमाल करते थे, जिसके बाद आर्मी और पुलिस ने इसे पूरा क्लीन किया था और अब फिर हॉस्पिटलों को ठिकाना बनाया जा रहा था। बड़ी खबर आ रही जो महत्वपूर्ण है, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने हासिल किया? प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल भी बन सकता है। आप देखिए, मेक्सिको की फातिमा बोस फर्नांडेज ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब हासिल किया। फातिमा बोस 25 साल की हैं। भारत की तरफ से गई मणिका विश्वकर्मा टॉप 30 में पहुंची तो मेक्सिको की फातिमा बोस मिस यूनिवर्स बन गई है। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर AQI 506 पहुंच गया। सभी स्कूलों में स्पोर्ट्स इवेंट पर रोक लगा दी गई है, यानी दिल्ली NCR में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते नवंबर और दिसंबर में सभी स्कूलों में स्पोर्ट्स इवेंट पर रोक लगा दी है। यह आदेश सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ साथ खेल संघों पर भी लागू होगा। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार गंभीर है। DPCC के नियमों के उल्लंघन पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2000 टीमें भी निरीक्षण कर रही हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिल्ली के गरीब लोगों को पक्का मकान देगी सरकार। 15 जनवरी तक मरम्मत का काम पूरा हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की है कि वह शहर के गरीब लोगों को पक्का मकान देगी। सरकार मौजूदा घरों की मरम्मत कराएगी और उन्हें रहने योग्य बनाएगी। मरम्मत कार्य को 15 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी खबर भी आई है। 69 लाख लोगों की PM मोदी से अपील। 8वें यानी 8th पे कमीशन में शामिल करें ये मांग। 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक के परिसंघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टर्म ऑफ रेफरेंस में कुछ बदलाव के लिए अपील की है और एक लेटर के माध्यम से विस्तार से इसकी जानकारी दी। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग भी की गई है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए अपडेट, तो आपको बताएं कि नया लेबर लॉ लागू हो गया है। 1 साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी, कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी पे स्केल, ओवर टाइम पर डबल पेमेंट की सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार ने श्रम सुधारों की दिशा में यह बड़ा कदम उठाते हुए 4 लेबर कोड लागू कर दिए हैं। इन सुधारों में गिग वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा, सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं मिलेगी, ऐसा शामिल है। ग्रेच्युटी के लिए 5 साल की अनिवार्यता अब नहीं रही और ओवर टाइम के भुगतान के नियमों में भी बदलाव हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा और न्यूनतम वेतन की गारंटी भी दी गई है। यानी दोस्तों होगा क्या कि अब ग्रेच्युटी के लिए 5 साल तक की नौकरी की न्यूनतम अनिवार्यता नहीं रहेगी, बल्कि 1 साल की नौकरी के बाद ही कर्मचारी ग्रेच्युटी पाने का हकदार हो जाएगा। ओवर टाइम का भुगतान के नियम
समेत श्रमिक और कंपनियां दोनों के हित में कई बदलाव है। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया से मिला बीएमएस प्रतिनिधिमंडल, नए लेबर कोड पर पीएम मोदी का आभार भी जताया। इधर आप देखिए एक और बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने 36 साल पहले फैक्ट्री में हादसे में दोनों हाथ गवा चुके याचिकाकर्ता को बड़ी राहत दी है। दरअसल दोस्तों फैक्ट्री में दोनों हाथ कट गए थे और ईएसआईसी ने 14 रुपए हर रोज का वजीफा तय किया था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने अपडेट दिया है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए गहरी चिंता जताई और कहा कि इतनी कम राशि से तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती है। बेंच ने कहा कि हम स्थायी रूप से 100% दिव्यांग मुन्ना के दर्द को महसूस करते हैं। कोर्ट ने ईएसआईसी और श्रम मंत्रालय को निर्देश दिए कि हर 2 साल में एक समिति गठित की जाए जो महंगाई, जीवन यापन की लागत और न्यूनतम मजदूरी समेत सभी पहलुओं को देखकर पीडीबी बढ़ाने की सिफारिश करे। हालांकि अदालत ने माना कि कानूनी तौर पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी की स्थायी दिव्यांगता लाभ राशि 14 रुपए हर रोज को संशोधित नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ईएसआईसी को ये अपडेट दिया है। इधर आप देखिए महाराष्ट्र से बड़ी खबर, स्थानीय निकाय चुनाव से पहले ही खिलाफ बीजेपी का कमाल, 100 पार्षद निर्विरोध चुने गए। पार्टी ने चुनाव से पहले ही मजबूत बढ़त बना ली है। वहीं मणिपुर की राजधानी इम्फाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा संदेश दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि संघ न राजनीति करता है न किसी को नियंत्रित करता है, उद्देश्य सिर्फ समाज को संगठित करना है। भारत की विरासत हिंदू है। वहीं देखिए अब सरकार जल्द ही ईपीएफओ की वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का फैसला ले सकती है। ऐसी काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें भी चल रही हैं। अगर ये बदलाव होता है तो देश भर के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी ईपीएस पेंशन के दायरे में आ जाएंगे। भारत में 30% महिलाओं ने पार्टनर से हिंसा झेली है। 15 से 49 एज ग्रुप की हर 5वीं महिला पीड़ित। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 30% महिलाएं इंटीमेट पार्टनर वायलेंस का शिकार हुई हैं। WHO के डायरेक्टर ने कहा कि कोई भी समाज खुद को तब तक सुरक्षित नहीं कह सकता है जब तक कि उसकी आधी आबादी डर में जी रही हो। वहीं राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह के लिए अनुष्ठान शुरू हो गए। 251 महिलाओं ने भी हाल ही में कलश यात्रा निकाली थी। पीएम मोदी 25 तारीख को अयोध्या आएंगे। भारत में टीबी से जुड़ी स्थिति पिछले कुछ सालों में काफी बेहतर हुई है। WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2015 से 2024 के बीच भारत में टीबी के मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई है और इसी तरह टीबी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में भी 25% की कमी आई। क्रिप्टो मार्केट वैल्यू 1 महीने में 100 लाख करोड़ घट गई, 30% कम होकर 261 लाख करोड़ पर आई। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट की वैल्यू $3 ट्रिलियन से नीचे आ गई है। हिमाचल प्रदेश में 45 साल बाद घर लौटा व्यक्ति, हरियाणा में सड़क हादसे में उसकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन मुंबई में दोबारा चोट लगने पर उसकी मेमोरी वापस आ गई। और ऐसे में आप देखिए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक व्यक्ति 45 साल बाद अपने घर लौटा है। एक सड़क हादसे में सिर पर चोट के बाद रिखी राम नाम के व्यक्ति की याददाश्त चली गई थी और कुछ महीने पहले दूसरे हादसे में रिखी राम के सिर पर दोबारा चोट लगी और ऐसे में उसकी याददाश्त लौट आई। याददाश्त खो जाने के बाद उनका घर पर संपर्क पूरी तरह से कट गया था और अब नई जिंदगी की शुरुआत फिर से। ये तो अपने आप में एक सरप्राइज है ना। और देखिए आप AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पूर्णिया पहुंचे। 2 दिन का सीमांचल दौरा, कहा कि लोगों को उनका हक दिलाएंगे। इधर धर्मशाला में 14 दिसंबर को भारत दक्षिण अफ्रीका T20 होटलों में बुकिंग बढ़ी है। फेमस यूट्यूबर सौरव जोशी की दुल्हन बनी हल्द्वानी की अवंतिका। देश के टॉप ब्लॉगर्स में शामिल उत्तराखंड के सौरभ जोशी जो शादी के बंधन में बंध गए। मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों के मुताबिक गुप्त सूत्रों के अनुसार सौरभ और उनकी मंगेतर अवंतिका भट्ट शुक्रवार को 7 फेरे ले लिए। सुरक्षा कारणों से उनकी शादी की लोकेशन, टाइमिंग और गेस्ट लिस्ट को भी पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया। शादी को भले ही गुप्त रखा गया हो, लेकिन हल्द्वानी में ससुराल पक्ष के फंक्शन लगातार सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहे थे। इधर आप देखिए पुराने कमर्शियल वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तराखंड से जुड़ी खबर है। सीएम धामी ने ऐलान किया 2026 तक नहीं बढ़ेगी वाहनों की फिटनेस फीस। वहीं हिमाचल प्रदेश में ध्यान दें, सालाना 6 लाख से अधिक कमाने वालों को नहीं मिलेगा सस्ता राशन, नाम हटाए जाएंगे। कर्नाटक वेदर अपडेट आया। कर्नाटक में मैसूर और विजयनगर सहित कई इलाकों में बारिश का अलर्ट है। इधर आप देखिए असम सरकार की तरफ से गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है और यही कारण है कि बीते दिन सरकार की तरफ से सोनितपुर जिले में 5 लोगों को विदेशी घोषित किया गया है। इसके साथ ही इन्हें निष्कासन कानून के तहत 24 घंटे के अंदर राज्य छोड़ने का नोटिस भी जारी किया गया। इधर आप देखिए CISE ने छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। अब पासिंग सर्टिफिकेट में बोर्ड परीक्षा के अंक भी दर्ज किए जाएंगे। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल ऑफ सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस ने पहली बार देश भर के स्कूलों में बड़ा बदलाव छात्र हित में किया है, यानी मार्कशीट में अब नंबर भी दिखाई देंगे। चैट GPT का ग्रुप चैट फीचर अब सभी यूजर्स के लिए आज जारी हो गया है। बोर्ड की मदद लेते हुए एक साथ बातचीत भी हो पाएगी। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर आए Ray-Ban मेटा ग्लासेज 12 मेगापिक्सल कैमरे से ये लेस है। ये स्मार्ट ग्लासेज कुछ चुनिंदा स्टोर पर पहले मिल रहे थे। इन स्मार्ट ग्लासेज में 12 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा, ओपन ईयर स्पीकर और माइक्रोफोन भी मिलते हैं और ऐसे में यूजर चलते फिरते फोटो और वीडियो कैप्चर कर सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं, आसानी से बातचीत भी कर सकते हैं। इधर लखनऊ में 23 से 29 नवंबर तक राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी होने जा रही है। इधर राजस्थान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए। राजस्थान में 48 IAS अफसरों के तबादले हो गए। राज्य सरकार ने शुक्रवार रात को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 48 IAS अफसरों के तबादले किए। राजस्थान में 33
32 IFS के भी ट्रांसफर हो गए, 4 को एक्स्ट्रा चार्ज भी दिया गया है, 2 APO अफसर को भी पोस्टिंग दी गई है। राजस्थान में देखिए आप टमाटर के दाम दोगुने हो गए, रसोई का बजट गड़बड़ा रहा है, रिटेल में 70 से 80 रुपए किलो दाम हो रहे हैं, अन्य सब्जियों के भाव में भी तेजी देखी गई है, आवक कम हो रही है और बारिश से फसल को नुकसान हो जाने के कारण टमाटर के बाजार में भी तेजी बनी हुई है। राजस्थान में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का पहला केस दर्ज हो गया है, नए कानून में कोटा में FIR दर्ज हुई है, ईसाई मिशनरियों पर सत्संग के बहाने उकसाने का आरोप लगा है। इधर आप देखिए राजस्थान के बीकानेर में होगी फ्रांस जैसी सबसे बड़ी साइकिल रेस, दुनिया भर के 750 साइकिलिस्ट आएंगे, 100 और 200 किलोमीटर का रूट बनाया गया है, 27 लाख के इनाम भी होंगे। बीकानेर में अब तक की सबसे बड़ी साइकिल रेस होने जा रही है और ये रेस फ्रांस में हर साल होने वाली टूर डी फ्रांस की तर्ज पर रविवार को टूर डी थार पर होगी और इस रेस में दुनिया भर के साइकिलिस्ट हिस्सा लेंगे। रविवार सुबह 6:30 बजे नौरंग देसर से शुरू होने वाली इस रेस का समापन रायसर गांव में शाम को होगा। 2 कैटेगरी में 27 लाख रुपए के पुरस्कार भी है। इधर राजस्थान में सर्द हवाओं का असर थोड़ा कम हुआ है, इसलिए न्यूनतम तापमान में कुछ हद तक बढ़ोतरी देखी जा रही है। फिलहाल मौसम विभाग ने 2 सप्ताह तक आसमान साफ रहने और तापमान इसी तरह का रहने की संभावना जताई है। राजस्थान की नदियों में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, NGT के आदेश पर लगी रोक हटाई है। हाई लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी का गठन हुआ। इधर आप देखिए राजस्थान में बड़ी संख्या में नई ग्राम पंचायतें बन गई है, सरपंचों, उप सरपंचों और वार्ड पंचों के पद भी बढ़ गए। अब आपके घर के पास ही पंचायत मुख्यालय होगा। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के सभी 41 जिलों में पंचायत पुनर्गठन और नई पंचायतें बनाने की शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है और अब ऐसे में पंचायती राज का नक्शा बदल गया है। लगभग हर पंचायत की सीमाओं में बदलाव हुआ है और इसका स्थानीय राजनीति पर भी असर होगा। प्रदेश में नई पंचायतें बनने के बाद अब सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच के बड़ी संख्या में पद बढ़ जाएंगे। मापदंडों में छूट की वजह से ज्यादा पंचायतें बनी है। आमेर महल में दिखेगी जयपुर विरासत की झलक, दीवाने आम में फोटो प्रदर्शनी शुरू होगी। मंदिरों महलों की दुर्लभ फोटोज भी 24 नवंबर तक लोग बाग देख पाएंगे। जयपुर स्थापना दिवस के अवसर पर आमेर महल के ऐतिहासिक दीवाने आम में 22 से 24 नवंबर तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन विधायक बाल मुकुंद आचार्य करेंगे। राजस्थान में आप देखिए प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने शुक्रवार को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्विवर्षीय डिप्लोमा DLED द्वितीय वर्ष परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। साथ ही आप देखिए राजस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न और मध्यम आय वर्ग के आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और स्ट्रीट वेंडर्स को PM स्वनिधि योजना के तहत लोन मिलेगा। पात्र व्यक्तियों को 90,000 रुपए तक लोन की सुविधा मिलेगी। राजस्थान में नर्सिंग भर्ती 2013 अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कहा कि पदों की संख्या घटाना सरकार का अधिकार है। 12 साल बाद नियमित नौकरी की आस टूट गई। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश में डाबर, शिवायु, धनवंतरी कंपनी की 7 दवाइयां बैन। बच्ची की मौत के बाद प्रदेश सरकार ने फैसला लिया। आयुष विभाग ने भी जांच शुरू की है। मध्य प्रदेश वासियों को 42 देशों का वीजा मिलने पर संकट, उन्हें अब एजुकेशन, बिजनेस और टूरिज्म वीजा मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दरअसल 42 देशों की यात्रा के लिए जरूरी येलो फीवर वैक्सीनेशन एम्स भोपाल में 3 महीने बाद फिर बंद हो गया है। वीजा के लिए इसका सर्टिफिकेट जरूरी होता है। विवेक शर्मा छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता बने। महाधिवक्ता राज्य शासन की ओर से हाईकोर्ट में दायर होने वाले मामलों में पक्ष रखते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के शब्दों के जादूगर को ज्ञानपीठ पुरस्कार। छत्तीसगढ़ के साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को शुक्रवार को उनके रायपुर स्थित निवास पर हिंदी का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल जारी हो गया है। 10वीं की परीक्षा 21 फरवरी और 12वीं की परीक्षा 20 फरवरी से शुरू हो जाएगी। इधर आप देखिए अब बांके बिहारी जी की आरती और पूजा में दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर श्रद्धालु शामिल हो सकेंगे। होली तक बांके बिहारी जी की पूजा आरती की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी जाएगी। मंदिर की हाई पावर्ड कमेटी ने इस तरह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। उत्तर प्रदेश मथुरा से जुड़ा अपडेट आप देख रहे हैं। इसके अलावा देखिए प्रयागराज में सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शुरू हो चुकी है। 20,000 वेतन और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। बुलंदशहर के 19 दवा व्यापारियों की जांच होगी। बिहार और बांग्लादेश भेजा जा रहा कफ सिरप। गाजियाबाद में भी कार्रवाई हुई। इधर आप देखिए यूपी में पेंशनर सब घर बैठे ही बनवा पाएंगे लाइफ सर्टिफिकेट। प्रयागराज में रिटायर्ड रेल कर्मचारियों के लिए सुविधा की शुरुआत हो गई है। बिहार के 22,732 शिक्षकों को नए साल का तोहफा। नई ट्रांसफर गाइडलाइन जारी हुई है। 31 दिसंबर से पहले पसंद के स्कूलों में पोस्टिंग मिलेगी। इधर आप देखिए दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार के लिए रवाना हुआ। महाबलीपुरम से पहुंचेगा पूर्वी चंपारण। 3 करोड़ लागत आई है। 10 साल में बनकर तैयार हुआ। पूर्वी चंपारण के चकिया में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और इस मंदिर में स्थापित करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग महाबलीपुरम से बिहार के लिए रवाना किया गया। झारखंड में 18 जगहों पर ईडी की रेड हुई है। 2 करोड़ 20 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ। झारखंड में ईडी ने बड़ी दबिश दी। हरियाणा से जुड़े अपडेट में देखिए हरियाणा में 7 दिन और चलेगा ऑपरेशन ट्रैकडाउन। डीजीपी की मीटिंग में फैसला। हरियाणा में 2 सरकारी विभागों के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। कैशलेस हेल्थ स्कीम में शामिल हो गए। पेंशनर आश्रितों को भी लाभ मिलेगा। आदेश जारी हो चुके हैं। यानी हरियाणा सरकार ने 2 विभागों के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर दी। बागवानी और मत्स्य पालन दोनों विभागों के कर्मचारियों को व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा स्कीम में शामिल कर लिया गया है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार के रेगुलर कर्मचारी, पेंशनर और उनके आश्रितों को इस
इस योजना का लाभ मिलेगा। हरियाणा ओपन स्कूल परीक्षा के लिए 24 नवंबर से आवेदन, 2 दिसंबर के बाद लेट फीस लगेगी। हरियाणा में 5 IPS प्रमोट होकर DIG बने, सभी 2011 बैच के अधिकारी हैं। इधर हरियाणा में फार्मासिस्टों को डॉक्यूमेंट जमा करने का मौका, देरी का कारण बताना होगा, लिखित लेटर भी देना पड़ेगा। अभी 65,000 फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड हैं। चंडीगढ़ में 25 नवंबर को छुट्टी घोषित कर दी गई है। सारे सरकारी दफ्तर संस्थान बंद रहेंगे। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में फैसला लिया गया। 25 नवंबर को चंडीगढ़ प्रशासन ने छुट्टी घोषित कर दी है। चंडीगढ़ में पॉक्सो एक्ट का आरोपी बरी हो गया। कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड से साबित नहीं होती जन्म तिथि, शादी के बाद बने थे रिलेशन। इधर सांसद अमृतपाल पर हाईकोर्ट का पंजाब सरकार को आदेश, पैरोल पर 1 हफ्ते में फैसला लें। महिलाओं के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरेगी बीजेपी, आज चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया जाएगा। 1000 देने के ऐलान के 4 साल हो गए। इधर आप देखिए Realme GT8 Pro भारत में लॉन्च हो गया है। शुरुआती कीमत 72,999 रुपए के लगभग। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 401 अंक गिरकर 85,232 पर बंद हुआ। निफ्टी में 124 अंकों की गिरावट रही और ये 26,068 के स्तर पर आ गया। सोने चांदी के भाव भी आपको बताते हैं। आज के सोने चांदी के भाव दाम, सोने के दामों में तेजी रही और चांदी के दामों में गिरावट रही। 10 ग्राम सोने का दाम 585 रुपए चढ़कर 1,23,146 रुपए पर आ गया। चांदी की कीमतें 2,984 रुपए गिरकर 1,51,129 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशि बल। आज 22 नवंबर शनिवार को मेष राशि वालों के इनकम सोर्स मजबूत होंगे। कर्क राशि वालों का रुका हुआ सरकारी काम पूरा हो सकता है। सिंह राशि वालों की नौकरी और बिजनेस के लिए आज अच्छा दिन रहने वाला है। कन्या राशि वालों की इनकम अच्छी होगी। तुला राशि वालों की प्रॉपर्टी में फायदेमंद अच्छी डील हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के रुके हुए कामों में तेजी देखने को मिलेगी। मकर राशि के लोगों को बिजनेस में अच्छी उपलब्धियां मिल सकती हैं। मीन राशि के नौकरी पेशा लोगों को मन मुताबिक ट्रांसफर मिल सकता है। और इसके अलावा जो बाकी राशियां हैं, सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपका आशीर्वाद, प्यार और सपोर्ट हमें जरूर देते रहिएगा, ताकि हम ऐसे ही हर रोज बड़ी खबरों का वीडियो लाते रहें, मेहनत करते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।